आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पे बात करने वाले हैं। तो जहाँ पे नागरिकता की बात है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही लगता है कि आखिरकार भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप बताएंगे कि जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, यानी नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो संविधान का भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो कभी कभी अनुच्छेद पे ही प्रश्न पूछा है कि भारतीय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद के कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और कभी कभी ये प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ की अनुकृति है, तो कहाँ के समान है, किस देश के समान है। तो पहली बात तो ध्यान देंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी एकल नागरिकता से प्रावधान ये है कि यदि आप किसी टाउन या कस्बे, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो अगर आपके उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप भारत के भी निवासी माने जाते हैं। कहने का मतलब भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप किसी गाँव या मोहल्ले के निवासी होते हैं तो आप संपूर्ण भारत के निवासी माने जाते हैं। मतलब यहाँ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के समान किया गया है, यानी जो ब्रिटेन के समान भारत में, यानी ब्रिटेन में भी जाएंगे तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है, यानी दोहरी नागरिकता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी वहाँ पे स्टेट की नागरिकता और होती है और सेंटर की नागरिकता और होती है। मतलब अगर वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी स्टेट और सेंटर दोनों की नागरिकताएँ लेनी पड़ती है, मतलब अलग अलग। और भारत में क्या है कि नागरिकता का एकल प्रावधान है। अगर आप यहाँ पे एकल है तो ये चीज़ ध्यान देना है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है। और सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर जो एक प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि देखिए भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता के ऊपर विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। यानी ये अनुच्छेद 11 के तहत जो भारतीय नागरिकता का अनुच्छेद जो 11वां है, यानी 5 से 11 तक है, जो अंतिमवां अनुच्छेद है, उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में यानी संसद के पास है, मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास है। मतलब संसद के पास नागरिकता के ऊपर विधि बनाने की शक्ति है। ये कहाँ पर दिया गया है, ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 11 में। अब देखिए ध्यान देना है कि भारत में जो है प्रथम बार, भारत में पहली बार अगर नागरिकता के ऊपर संसद द्वारा कानून बनाया गया तो वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संसद के द्वारा पहली बार पारित किया गया, इसलिए इसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। 1955 के बाद आपके देश में नागरिकता में बहुत सारे बदलाव किए गए।
जैसे नागरिकता अधिनियम 1986 में किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 यानी वर्तमान में, ये 2019। तो ये सारे जो संशोधन हुए हैं इन संशोधनों पे हम आपकी बारी बारी से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इन संशोधनों में क्या क्या हुआ था। तो आपको अब तक ये जानकारी हुई कि भारतीय नागरिकता, देखिए वनडे एग्जाम में तो बस इसी में से लगभग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। और भारत के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया वो जो है ब्रिटेन की अनुकृति है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। यानी ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वही हमारे यहाँ भारत में। और आपने देखा कि प्रथम नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा जो है 1955 में पारित किया गया। यानी प्रथम नागरिकता के लिए अगर कोई कानून आपके देश में बना तो वो नागरिकता अधिनियम 1955 बना। अब आइए बात करते हैं कि भारत में, अब प्रश्न आता है कि भारत में आखिरकार नागरिकता आप कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संसद के द्वारा जो कानून पास हुआ है, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो ये कहता है कि आप 5 तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो ये कभी कभी यही प्रश्न पूछ दिया गया कि आप नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है भारतीय नागरिकता को। तो बस आप 5 प्रकार, सिर्फ गिनती में 5, यानी 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार कौन कौन है जरा जान लिया जाए। तो पहला है जन्म से, दूसरा देखिए जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, 5वां है भूमि अर्जन से। कभी कभी तो यही होता है कि जैसे निम्न में किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या निम्न में ऐसा कौन है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता को जन्म से प्राप्त किया जाता है, यानी जन्म से कैसे, तो इसके लिए क्या प्रावधान था, क्या था। तो आपको यहाँ पे चलिए हम लेके चलते हैं कि आखिरकार जन्म से भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे और इसमें क्या बाद में बदलाव किया गया। तो देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना, उसमें ये बात कही गई कि जो व्यक्ति 26 जनवरी, यानी आपके देश में आपका संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, तो ये बात यहाँ पे जन्म से नागरिकता में ये बात बोली गई है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी सन 1950 को या उसके बाद जो है भारत के अंदर हुआ, यानी भारत में हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद के भारत के अंदर जन्मे जो भी व्यक्ति होंगे वे सभी के सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इस जो है अधिनियम सन 1900 जो आपका जो 1955 था, उसी के तहत ये बात बोली गई कि भाई ठीक है 26 जनवरी 1950 के बाद या 50 या उसके बाद जो भी भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस अधिनियम का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया विदेशी घुसपैठियों द्वारा, विदेशी राजनयिकों। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, पहली बात इसके अपवाद क्या हैं। इसके अपवाद ये हैं कि विदेशी राजनयिकों के जन्मे बच्चे, यानी जो विदेशी राजनयिक भारत में रह रहे थे, अगर उनके जन्मे बच्चे हों, या शत्रु के अधीन भारतीय भूभाग, वहाँ से कोई जन्मा बच्चा हो, तो वो जन्म से जो है भारतीय नहीं माना जाएगा। यानी वो भले भारत में जन्मा है लेकिन वो भारतीय नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब इसका देखिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग घुसपैठियों द्वारा किया गया। तो जब इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जैसे घुसपैठिए जो है इस जन्म का, यानी जन्म से नागरिकता लेने के प्रावधान का दुरुपयोग करने लगे। तो वहाँ पे भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन किया गया, वो अगला संशोधन 1955 के बाद जो कानून बना वो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 बना। उसमें एक बांड रख दिया गया कि भारत में जन्मे उन्हीं बच्चों को भारत का नागरिक जन्म से माना जाएगा जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। पहले ऐसा मान नहीं था, बस उनको भारत में अगर वो पैदा हो गया तो भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस कानून के तहत 1986 के तहत ये हो गया कि उन्हीं भारत में जन्मे उन्हीं बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनमें से उनके माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो ये प्रावधान रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम
जो दूसरा नागरिकता लेने का प्रावधान है वो वंश परंपरा। जैसा कि वंश से पता है, वंश मतलब जैसे आपके जो वंश होते, देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले भारत के नागरिक हों। देखिए ऐसा व्यक्ति जैसे कह रहा है कि वंश परंपरा से मतलब ये कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर, यानी अपने देश में नहीं, भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भी क्या माना जाएगा, वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। भले वो बच्चा भारत में जन्म नहीं लिया, भारत के बाहर जन्म लिया, किसी अन्य देश में जन्म लिया, लेकिन यदि उसके माता और पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, बट उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो। ये वंश परंपरा। फिर इसमें ज़रा ध्यान देना है कि अब देखिए बाद में क्या हुआ, बाद में थोड़ा सा इसमें एक संशोधन होता है। अब इस जो है वंश परंपरा में भी आगे चल के एक संशोधन होता है जो भारतीय नागरिकता संशोधन 1992 के नाम से जाना जाता है। इस भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ, वो ये चीज़ ला दी गई कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। मतलब ज़रा यूँ समझिए कि अगर माता भारतीय है और उसका बच्चा यदि किसी बाहरी देश में जन्म लिया, यानी विदेश में उसका जन्म हुआ है, तो विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय माना जाएगा वंश परंपरा के आधार पे। बट उसकी माता यानी उसकी माता को क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। यानी अगर उसकी मदर भारतीय है तो वो विदेश में जन्मा बच्चा भी भारतीय माना जाएगा। यह प्रावधान कब हुआ? यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ। तो अभी आपने देखा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद जो है एक संशोधन 1986 में हुआ। 86 में क्या हुआ बता दिया गया, और 1992 की बात बता। अब चलिए पंजीकरण से। भाई पंजीकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा के भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो यहाँ जो है एक प्रश्न आता है कि देखिए ये पहले ये था कि अगर जो व्यक्ति अगर कोई विदेशी नागरिक है वो भारत में पहले 6 माह से रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। बट अब उसका जो है नया जो है उसमें बदलाव कर दिया गया। ये बदलाव हो गया कि नहीं, वो विदेशी व्यक्ति जो है 6 माह न करके उसको 5 वर्ष कर दिया गया कि 5 वर्ष पूर्व में, यानी 5 साल पूर्व से भारत में रह रहे विदेशी अगर कोई नागरिक है तो भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसको कम से कम रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व भारत में 5 वर्ष से वो रह रहा हो। ये चीज़ है। फिर आगे कि विदेशी महिला। अब एक चीज़ और है, अब देखिए देखिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, हम पहली बात तो उसको कम से कम भारत में 5 वर्ष रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व उस व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष से वो रह रहा हो। पहले ये 6 माह था, अब बढ़ के 5 वर्ष हो गया। ये तैयार रहना चाहिए। यहाँ से प्रश्न भी आता है कि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक उस व्यक्ति को भारत में रहना चाहिए या निवास किया हो, तो आप लिखेंगे 6 माह नहीं 5 वर्ष। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखिए विदेशी महिला जो भारतीय, अब देखिए वह महिला यानी विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर ली हो, यानी ऐसी विदेशी महिला हो जो भारतीय नागरिक से विवाह कर ली हो, तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से वह महिला भी भारत की नागरिकता ले सकती है, क्योंकि उसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया। दूसरा और क्या है कि मतलब किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, अगर कोई भारतीय नागरिक है वो विदेश में रह रहा हो, उसके जो अवयस्क बच्चे हैं उनको भी नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दी जा सकती है। या राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हो। आपको पता है कि राष्ट्रमंडल देश यानी वे सारे कंट्री राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं जो मतलब ब्रिटेन के कभी भविष्य में उपनिवेश हुआ करते थे। जैसे हमारा भारत जो है ब्रिटेन का एक उपनिवेश कंट्री था। तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हों और वो 5 साल से रह लिए हों, अगर वो यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ले सकते हैं। अब अगला है देशीकरण द्वारा। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति
जो वयस्क हो और वो 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो, यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चला हो और 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो देशीकरण प्रमाण प्राप्त करके भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी आपका परीक्षा में प्रश्न आता है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों तक निवास किए रहना चाहिए या निवास उसका होना चाहिए, तो 10 वर्षों तक। और पंजीकरण के लिए 5 वर्ष है, देशीकरण के लिए 10 वर्ष है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो है आप देख रहे हैं कि भूमि अर्जन से, तो भूमि अर्जन से मतलब ये कि यदि कोई भारत देश यदि भारत द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर लिया जाता है, यानी वहाँ पे युद्ध हुआ और युद्ध के माध्यम से उस क्षेत्र को जीत लिया गया, अर्जित कर लिया गया, यानी वो क्षेत्र अब भारत में शामिल कर लिया गया, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे, यानी उनकी नागरिकता भारत की स्वतः मान ली जाएगी। तो भूमि अर्जन की, तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता हम 5 प्रकार से लेते हैं। एक जन्म से, दूसरी वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, 5वां जो है भूमि अर्जन द्वारा। इन 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रश्न कई बार आया, कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, आपको पता चल गया। अब देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर भी लगता है कि आखिरकार भारत की नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो देखिए भारत की नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से होता है, यानी भारत की नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है, यह भी प्रश्न कई बार आया। तो आप बताएंगे भारत की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है, कब, किन किन कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो आप जरा ध्यान दें। अगर जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कोई भारतीय नागरिक है वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो ऐसे हालात में उसकी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि सरकार द्वारा नागरिक से वंचित किए जाने पर, सरकार द्वारा नागरिकता, अगर कभी कभी कुछ कंडीशन में जो सरकार होती है वह भी आपकी नागरिकता को छीन सकती है। तो यदि सरकार ने आपकी नागरिकता को छीन लिया तो आप भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे, या किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो भी आप भारत के नागरिक नहीं बोले जाएंगे, यानी आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वतः नागरिकता का परित्याग कर देने पर, कुछ ऐसे भी भारतीय लोग होते हैं जो स्वतः जो है यहाँ की भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देते हैं। तो नागरिकता का परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिए जाने पर, और तीसरा जो है या जो प्रथम है वो किसी अन्य देश, तो आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेंगे, या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या आप जो है स्वतः जो है भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देते हैं। तो 3 तरीके से नागरिकता का अंत होता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया, इसको ध्यान देना है। लेकिन जरा ध्यान देना, जैसा कि दूसरा यहाँ नागरिकता के अंत के बारे में दिया गया है कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना, तो यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारी जो भारत सरकार है वो किन किन स्थितियों में, यानी भारत सरकार जो है वो किन किन स्थितियों में आपकी नागरिकता को छीन सकती है। कोई भी सरकार भारतीय नागरिकता को किन किन परिस्थितियों में छीन सकती है, तो ज़रा ध्यान दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो देखिए वो आपका जो फर्स्ट शुरू हो रहा है वो ये है कि संविधान के प्रति, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप संविधान के प्रति आपकी अनिष्ठा है, या आप संविधान का अनुपालन नहीं करते हैं, आप संविधान के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं, यानी संविधान के प्रति याद, या आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, तो सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर युद्ध काल के समय आपने शत्रु देश का जो है क्या किया, जो शत्रु देश है, जिस देश के साथ हमारे देश की लड़ाई हो रही है, आपने उसकी मदद कर दिया, तो युद्ध काल के समय शत्रु देश की मदद करने हुए यदि आप पाए जाते हैं तो सरकार आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर सकती है। और आपने देखा कि संविधान के प्रति अनिष्ठा जाहिर करने पर, युद्ध काल में शत्रु देश की मदद करने पर। तीसरा जो निकल के आ रहा है वो किसी भारतीय स्त्री द्वारा, अगर कोई भारतीय स्त्री है और वो किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है, तो कोई भारतीय स्त्री यदि किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो ऐसे भी हालात में उस स्त्री की नागरिकता छीन ली जाएगी। और जो तीसरा, जो सबसे लास्ट है, एक चीज़ और है कि लगातार, यदि आप लगातार 7 वर्षों से अपने देश से बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं 7 वर्षों से लगातार, तो ऐसे भी हालात में आपकी नागरिकता जो है
सरकार छीन सकती है। और जो सबसे लास्ट है वो ये है कि यदि आप जो है अपनी नागरिकता, आप भारतीय नागरिकता पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, कोई विदेशी व्यक्ति पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया है, किंतु नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर ही उस अन्य जिस देश में वो रह रहा है या अन्य देश के द्वारा उसे 2 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार जो है आपकी उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है, छीन सकती है। तो हमारी जो सरकार है वह भी जो है भारतीय नागरिकता को छीन सकती है। किन किन स्थितियों में एक बार पुनः देख लें। जो पहली स्थिति है वो है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा जाहिर होने पर और युद्ध काल के समय शत्रु देश की मदद करने पर। यदि कोई भारतीय महिला है वो किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है तो ऐसे हालात में उस महिला की नागरिकता सरकार छीन सकती है, समाप्त की जा सकती है। और लगातार 7 वर्षों से यदि आप कंटिन्यू बाहर रह रहे हैं, यानी आप विदेश में रह रहे हो लगातार 7 वर्षों से, तो ऐसे हालात में भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त सरकार कर सकती है। और यदि आप विदेशी हैं और पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से आपने यहाँ की नागरिकता, भारतीय नागरिकता को ले रखा है, किंतु नागरिकता लेने के 5 वर्ष के अंदर आपको किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है, तो ऐसे हालात में भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये तो रहा कि भारत की नागरिकता का अंत कैसे होता है 3 प्रकार से, और सरकार कितने तरीके से आपकी नागरिकता को लेने का पावर है उसके पास, ये चीज़ पता चली। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पे। तो जैसे प्रमुख अनुच्छेद में 9 है, 10 है और 11 है। तो 9 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी जो भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य राज्य की नागरिकता यानी किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वतः ग्रहण कर लेता है, यानी वो स्वतः उस नागरिकता को स्वेच्छा से किसी राज्य का वो नागरिक हो गया स्वेच्छा से, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 की किसी बात करता है, कह रहा है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा, अगर कोई व्यक्ति है किसी की नागरिकता जो है संसद द्वारा उपबंधित जो कानून है, जो विधि है, उसी के तहत ली जा सकती है। जैसे कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने की बात है, यानी उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात है, तो उसकी नागरिकता तभी समाप्त की जाएगी वो संसद द्वारा जो पारित अधिनियम या विधि होगी उसी के तहत जो है उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अन्य किसी विधि या अधिनियम के द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद 10 कहता है। और अनुच्छेद 11 की बात कर लें तो जो अनुच्छेद 11 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पूछा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, यानी संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। यानी अगर कोई नागरिकता के ऊपर कानून बना सकता है तो वो अधिकार किसे दिया गया है, तो माननीय संसद को दिया गया, यानी संसद को दिया गया। तो ये बात समझ में आई। तो ये प्रमुख 3 अनुच्छेदों पे मैंने चर्चा कर दिया। अब बात कर लेते हैं, देखिए अभी तक मैंने आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पे चर्चा की, 1986 पे की, 92 की, पर अब देखिए अभी अनुच्छेद 2003 है, 2005 है, 2015 और 2019 बाकी है। तो देखिए 2003 क्या कहता है, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2000 हम 3 की बात करते हैं। 2003 में एक बदलाव आया था नागरिकता अधिनियम में, वो क्या आया था वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है IOC, जिसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। आई का मतलब इंडियन ओवरसीज, देखिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दोहरी नागरिकता, मतलब उसमें ये बात बताई गई थी कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को, यानी जो आपके भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन वो विदेशों में निवास कर रहे हैं और उस देश की उन्होंने नागरिकता ले रखी है लेकिन वो भारत की नागरिकता भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो IOC के तहत उन्हें भारत की नागरिकता जो है प्रदान की जाएगी। किंतु जो है तो ये कानून उन्हीं के लिए बना कि अगर वे स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही कानून जो है सन 2003
2003 में बना, जिसको हम IOC, अब IOC के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन है क्या, अब देखिए वो मान लीजिए कि कोई अमेरिका, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो अमेरिका की नागरिकता जाके ले लिया, अब वो जो है भारतीय नागरिकता, अब यहाँ की नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। लेकिन अब भी वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो IOC के माध्यम से, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के माध्यम से IOC, यही IOC लागू हुआ 2003 में। इसके तहत उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो इस व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता प्राप्त है, तो इसे आप दोहरी नागरिकता की संज्ञा दे सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं नहीं होंगी। तो पहली बात, आप भारतीय नागरिक तो रहेंगे, विदेशी मूल का व्यक्ति यानी भारतीय मूल का व्यक्ति आप जो है भारतीय नागरिक माने जाएंगे, बट आपको मत देने का अधिकार नहीं होगा। आप किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते और ना ही किसी भारत के उच्च पदों पे आप आसीन हो सकते हैं, और ना ही आप जो है अनुच्छेद 16 का आपको अधिकार दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 16 जो समता का राइट है, जिसमें अनुच्छेद 16 है, तो अनुच्छेद 16 का अधिकार भी आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ना मत देने का राइट होगा, ना उच्च पद पे, लेकिन हाँ, आप भारत की नागरिकता आपको प्रदान कर दी जाएगी, आप भारत के नागरिक बोले जाएंगे, ये बात कहेगी 2003 में। अब बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन 2005 की। इसमें क्या हुआ, इसमें भारत एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के रहने वाले प्रवासी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी जितने भी प्रवासी भारतीय लोग हैं जो विदेशों में प्रवास करते हैं, बट पहले वो भारतीय थे लेकिन आज वो विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, वहाँ की उन्होंने नागरिकता ले लिया है, तो ऐसे लोग यदि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक बनाया जाएगा। और उसके लिए एक प्रावधान किया गया सन 2005 में कि लेकिन उनको न भारत और बांग्लादेश में प्रवास नहीं करना। अगर कोई भारतीय वो बांग्लादेश में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, तो उसको इस कानून के तहत उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। बाकी अन्य किसी भी देश में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको नागरिकता। देखिए यहाँ पे इस कानून में 16 देशों के साथ जो है, यानी ऐसे प्रवासी भारतीय जो 16 देशों में निवास कर रहे हो। 16 देश कौन थे, वो राष्ट्रमंडल देश थे, ठीक है। और ये अच्छा, एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि ये जो नागरिक है ये बिना वीज़ा के भारत में बड़े आसानी से आ जा सकते हैं और रह सकते हैं, इनको वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये 2003, और यहाँ पर भी इनको भी वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं, यह भी भारत में रह सकते हैं, बशर्ते वहाँ 16 देश थे। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, केवल 2 देशों को छोड़ के अन्य किसी भी देश में वो प्रवास कर रहे हों, वो भारतीय वहाँ की नागरिकता ले लिए हों, तो वो जो है आप क्या कर सकते हैं कि वो भारत की नागरिकता यहाँ पे ले सकते हैं। तो उनके लिए 2 कार्ड बनाया गया था, एक था PIO और एक OCI। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI का मतलब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड। तो ये 2 कार्ड के माध्यम से उनको नागरिकता दी जाती थी, यानी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड, और जो है PIO के माध्यम से उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था। एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2015 था, उस 2015 में क्या संशोधन हुआ कि POI और OCI जो था, इन दोनों का एक में विलय करने का प्रावधान था कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। मतलब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड उनको इशू कर दिया जाता था, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड, उसके माध्यम से वो भारत में बड़े आराम से बगैर वीज़ा के आ जा सकते थे। लेकिन हाँ, उनको ना वोट देने का राइट होगा, ना उच्च पद पे, ना उनको अनुच्छेद 16 का कोई लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये लास्ट चर्चा होगी, जो अभी हाल के दिनों में जो है, देखिए नागरिकता जो संशोधन अधिनियम जो अभी हाल में हुआ है, नागरिकता में संशोधन, वो सन 2019 है। तो सन 2019 में जो संसद ने नागरिकता में संशोधन किया वो यही किया, इन 3 देशों को छोड़ के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को
इन 6 मतलब पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, यानी इन तीनों देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन, जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, सिख से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी करेंट में हुआ, सन 2019 में हुआ, उसमें ये बात थी कि 3 देश जैसे जो पड़ोसी भारत के, एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में जो रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, तो वो उनको जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, उसी के लिए प्रावधान किया गया है। और वहाँ के 6 अल्पसंख्यक कौन होंगे, हिंदू, बौद्ध, चूँकि वो मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे वो हिंदू हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, पारसी हुआ, ईसाई हुआ, सिख होगा, ये वहाँ की अल्पसंख्यक जातियाँ हैं। यदि वे स्वेच्छा से अभी भारत की नागरिकता लेना चाहती हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। तो इस तरीके से ये आपका नागरिकता के ऊपर एक काफ़ी विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने आपको कोशिश किया कि ये चीज़ आपको अच्छे से मतलब जानकारी हो जाए। बाकी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।